बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईरान के हवाले से तो अभी भी बात चल रही है कि वो कहीं ना कहीं बच बचा के कोस्ट लाइन को हग करते हुए जब फिर जफ्फा मार के ना वो फिर भी इंटरनेशनल वाटर्स में जा ही नहीं रहा। वो फिर भी नेविगेशन जो है वो कर रहा है और उसके जहाज फिर भी तेल लेकर जा रहे हैं, आ भी रहे। कोई 24 या 34 जहाज़ों का कहा जा रहा है कि जो इंडिया पहुंचे हैं, तेल बरदार जहाज, और ये सारा काम चल रहा है और ट्रंप के नाक के नीचे चल रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। देखिए, जो नेपोलियन ने किया था ना, 6 लाख आर्मी थी, 6,24,000 टू बी वेरी प्रिसाइज। उसमें कैवलरी थी, उसमें तीर अंदाज थे, उसमें घुड़सवार थे, और उस वक्त की एक ऐसी फौज के पूरी दुनिया पनाह मांगती थी कि हमारा किसी से भी सामना हो, नेपोलियन की फौज से सामना ना, सही उड़ा के रख देगी। और नेपोलियन ने जो 1812 में चढ़ाई की थी रूस के ऊपर, उनकी वजूहात पे तो हम अक्सर बात करते रहते हैं। अलेक्जेंडर वन, उसकी बहन का क्या मामला था, उसे रिश्ता भेजा था, इनकार हो गया था, फिर उसने जो है वो टैरिफ्स लगा दिए थे, उसने फ्रांस की बजाय बरतानिया से जो है वो चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दी थी। और उससे पहले डीप डाउन अगर आप जाएं तो एक दौर में नेपोलियन ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था रशियन आर्मी में, और उन्होंने कहा था कि हम आपको एक रैंक नीचे जो है वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं, जिस रैंक पर आप अभी फ्रेंच आर्मी में सर्व कर रहे हैं उस पर आपको नहीं ले सकते। तो बहुत सारी वजूहतें, लेकिन 1812 में जिस वक्त नेपोलियन ने चढ़ाई की थी ना रशिया के ऊपर, उसको क्यों कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ नेपोलियन? क्योंकि रूस ने अलेक्जेंडर वन की जो रशियन जार था उसकी फ़ौजों ने 2 लाख के करीब उसकी फ़ौज थी और 6,24,000 फ़ौज का उसे सामना था। उसने उनको इंगेज ही नहीं किया, और हर वो रास्ता जिससे नेपोलियन की फ़ौज मॉस्को की तरफ मार्च कर रही थी, उस पर मौजूद गंदम के हर खोशे, हर बाली, हर ज़रूरत की शय को जलाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने देहातों को, अपने शहरों को उजाड़ा, गोदामों को आग लगाई, गल्ला ख़त्म किया, सप्लाई लाइन क्राइसिस क्रिएट किया। यानी कि फ्रेंच मिलिट्री को मॉस्को की तरफ जाते हुए रास्ते में खाने पीने के लिए एक दाना नहीं मिला। सही। उनके घोड़ों की, खच्चरों की खुराक, उनका फोडर, वो तक आपको फ्रेंच एम्पायर से लाना पड़ता था और उसके लिए एक सप्लाई लाइन मेंटेन करनी होती थी। आप ये करंट सिचुएशन से इसको ज़रा कंपेयर करें ना, कि आपको पानी के दरमियान में 24 एकड़ ज़मीन आपने अपने बहरी बेड़ों से क्रिएट किया, जिसके ऊपर गोश्त पोस्ट के इंसान मौजूद हैं, कुछ 10,000 के करीब उनका अमला मौजूद है, ज़ेरे ज़मीन पानियों में मौजूद हैं, और आप इसको एंडलेसली कब तक जारी रख सकते हैं? और जारी अगर आपने इसको रखना है, जब तक रखना है, आपको फ्यूल भी दरकार है, आपको खाने पीने की अशिया भी दरकार है, आपको फंक्शनल वॉशरूम्स भी दरकार हैं, आपको उन ममालिक में यानी कि खलीजी ममालिक में भी अपनी फोर्सेस की ज़रूरियात पूरी करनी है। ये जो नाकाबंदी है ना, खंदक बनी हुई है, उस खंदक को अबूर करने का आप में हौसला नहीं है, क्योंकि आपके लोग मर जाएंगे। सही। नेपोलियन के साथ ये हुआ था कि वो इतना बड़ा जर्नैल, जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे बड़ा मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट दुनिया के अगर टॉप आप 4-5 निकालेंगे तो उसमें पहले 2 में या पहले 3 में उसका नाम होगा, नेपोलियन बोनापार्ट का। वो बैटल ऑफ ब्रोडेनो जो 7 सितंबर 1812 में लड़ी गई मॉस्को से 71 मील के फासले पर, उस दिन एक दिन में नेपोलियन वो जंग जीता था, जंग जीत गया था, लेकिन 28 से 30,000 फ्रेंच सोल्जर्स उसमें फारिग हो गए थे, या इमीडिएटली मर गए थे 12 से 14,000, और बाकी इनकैपेसिटेट हो गए थे, इस हद तक ज़ख्मी हो गए थे कि उनका इलाज मुआवजा भी नहीं हो सकता था, और होते 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 वो अपने ज़ख्मों का ताब ना लाते हुए दीगर बीमारियों का शिकार होके वो दम तोड़ गए थे। तो वो जो 6,24,000 की फ़ौज थी और 49 जर्नैल एक ही दिन में 7 सितंबर 1812 को एक ही दिन में मरवाए थे उसने। तो यहाँ पर जब आप जिनकी बहरी नाकाबंदी करके बैठे हुए हैं, अगर आपने आबनाए हुर्मुज़ का कब्ज़ा छुड़वाना है और आपने उसके बाद कोशिश करनी है ईरान से वो यूरेनियम जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने की, तो आप ज़रा ईरान में कदम रखें ना। जिस वक्त आप ज़ाग्रोस की पहाड़ियाँ, ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज क्रॉस करते हैं, तो वैली ऑफ डेथ खामखाई कुछ और मशहूर है। असल वैली ऑफ डेथ, जो मौत की वादी है ना, वो कहाँ है? वो दश्ते लूत है, वो सहरा जो दुनिया का गर्म तरीन मकाम है। और हम बात कब कर रहे हैं? गर्मियों में, मई लगने वाला है जी। दश्ते लूत का कि आपने अबूर करना है और फिर आपने तेहरान की तरफ मार्च करना है। वहाँ पर जो सप्लाई लाइन क्राइसिस था, भूखे मरे थे, फ्रेंच सोल्जर्स ने गले काटे थे एक दूसरे के। जी।
मरने वाले सोल्जर्स के गोश्त और हड्डियों को दरवाज़ों के और खिड़कियों के रेखों में फंसा के आती हुई ठंडी हवा रोकी थी। सही। मरने वाले घोड़ों के पेट चाक करके एक दूसरे से लड़ाइयाँ की थी कि इसके गर्म मरने के बाद फौरी तौर पे तो ठंडा नहीं हुआ ना, इसके गोश्त में लेटेगा कौन, इसकी खाल कौन उड़ेगा, इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। और 1812 में तकरीबन इतना बड़ा डैमेज हो गया था कि 1815 में आके वो जो दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज थी उस वक्त की, वो 100 डे वॉर के बाद ख़त्म हो गई। सही। जिसको द ख़ान आर्मी कहते हैं, द ग्रैंड आर्मी ऑफ नेपोलियन। आज आप बात कर रहे हैं जो ग्रैंड आर्मी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सही। और हमारे सामने इस वक्त मंजरनामा ये है कि आप गलती कर रहे हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक गलती की रियलाइजेशन हो गई है। ये सीज फायर उसकी वजह है। अमेरिका के पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। अमेरिका को ये नहीं समझ आ रहा है कि हमने किस नोट के ऊपर यहाँ से निकलना है, और ऐसा ना हो कि ये जाने की ह्यूमिलिएशन, ये ज़िल्लत और रुसवाई हमारे गले में ऐसे पड़े कि हमारा जो जितना भी औरा है ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए, धड़म तख्ता हो जाए। वो एक अब सेपरेट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। अभी हमारे सामने देखें खबरें क्या आ रही हैं। अभी तो फैसला आना है। मेरा अंदाज़ा, मैं सेकंड जो इस वक्त ओपिनियन अमेरिका के बहुत से एक्स ऑफिशल्स जो हैं वो दे रहे हैं कि अमेरिका के पास इस वक्त शायद ईरान की तजावीज़ को मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो तजावीज़ हो सकता है कि उसमें न्यूक्लियर वाला मामला शामिल हो, साल का फ़र्क हो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा हो कि 20 साल, ये कह रहे हो 10 साल। असल सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इंटायरली ईरान का जो राइट है यूरेनियम इनरिचमेंट का 3.6% भी पीसफुल पर्पसेस के लिए भी वो अलाउ करने के लिए तैयार नहीं है। सही। और इसको वो एक ट्रॉफी के तौर पे, एक मेडल के लोगों तौर के पे सामने पेश कर लहराना चाहता है। बिल्कुल ऐसी कि ये मैंने ट्रॉफी लिफ्ट कर ली है, मैं टूर्नामेंट जीत के आया हूँ, अब मेरा इस्तकबाल करो, फूलों के हार मुझे पहनाओ। लेकिन मोर और लेस लाइकली यही है कि ये मान लिया जाएगा। दूसरी तरफ बयानात दिए जा रहे हैं। जो अब्बास इराक़ची हैं उन्होंने कहा कि ईरान ट्रंप की मुज़ाकरात की दरख्वास्त का जायज़ा ले रहे हैं। सही है ना दिलचस्प बात? बिल्कुल ऐसे ही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम जायज़ा ले रहे हैं, इन्होंने कहा नहीं आप नहीं, जायज़ा हम ले रहे हैं, दरख्वास्त आपकी है। हम बायलैटरल दौरे के लिए इस्लामाबाद रवाना हुए तो आपने कहा मैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को भेज दो, फौरन फ्लोट केस भी रेडी करवा दी। इधर से हमने रवाना होने का फैसला किया, बता दिया टाटा बाय बाय कि आपसे मुलाकात नहीं होगी, हम ओमान जा रहे हैं। तो आपने कहा कि मैंने कैंसिल कर दिया। इतना लंबा सफ़र क्यों करें, फ़ोन पर अवेलेबल है। तो अब्बास इराक़ची जो हैं उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त का जायज़ा ले रहे हैं। टेलीग्राम पे जारी बयान के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने रूस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त इसलिए की क्योंकि अमरीका अपने किसी भी मकसद को हासिल नहीं कर सका। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का इस्लामाबाद का दौरा मनसूख कर दिया था और कहा था कि अगर ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है तो वो ख़ुद राब्ता कर सकता है। तो ख़ुद राब्ते की दरख्वास्त पे उन्होंने ये कहा कि भाईजान आप नहीं, हम आपके जो दरख्वास्त है हम उसका जायज़ा ले रहे हैं कि हमने आपसे मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं। दूसरी तरफ ईरान ने वंस अगेन एक स्टेटमेंट जो रशियन टेरिटरी के ऊपर खड़े होकर दिया कि जंग के बाद दुनिया ने हमारी हकीकी ताकत को पहचान लिया। ईरान एक मुस्तहकम, मजबूत और ताकतवर निज़ाम है। और फिर उसकी तफसीलात हैं। फिर हम देख रहे हैं कि रूस ने इस सारे मामले में सालसी की पेशकश कर दी है कि ठीक है हम इस सारे मामले में अगर कोई हमारे गुड ऑफिसेस इस्तेमाल होते हैं। और रशिया ऑल अलोंग इस सारे मामले में उन्होंने पहले भी ये ऑफ़र की थी कि हम जो है वो यूरेनियम, अगर न्यूक्लियर डस्ट की बात हो रही है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम अपने पास ले आते हैं, तो वो आप हमें दे दें। ईरान हमारे ऊपर 2015 में भी जो तो हम वो अपने पास रख लेते हैं। फिर कैरोलिन लेविट जो है वो आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से कि ईरानी तजावीज़ में आबनाए हुर्मुज़ का मामला जो है वो शामिल है कि उसको खोलना है और किस तरीके से। देखें जो मामला है ना आबनाए हुर्मुज़ का, उसके हवाले से चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। और अपेरेंटली मुझे ऐसा कोई रीज़न नज़र नहीं आता इस जंग के नताइज से हटकर, अनटिल एंड अनलेस कि ईरान में एक अमरीकी पिट्ठू हुकूमत आ जाए जिसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। सही। उसके अलावा
अब कोई ऐसी वजह नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आबनाए हुर्मुज़ पहले वाले स्टेटस के ऊपर बहाल हो सके। सही। क्योंकि ओमान जो है, आप जितने भी खलीजी ममालिक हैं तेल की दौलत से माला माल, ओमान उनमें थोड़ा सा जैसे कहते हैं डाउन प्ले करता है। डाउन प्ले मतलब उनके पास उतना नहीं है, ना स्काई स्क्रैपर बनाया, ना कुछ ऐसा उन्होंने किया। उन्होंने अपना थोड़ा सा ऑर्गेनिक रखा है और बड़ा बिल्कुल। ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। लेकिन ओमानियों के पास उस तरह पैसे की दौलत की रेल पेल भी नहीं है जिस तरह सऊदीज आर लोडेड, लेकिन करेंसी वैल्यू बहुत यूएई ज्यादा लोडेड, बहरीन, कुवैत, कतर लोडेड है। उनके मुकाबले में जो ओमान है थोड़ा ओमान कम। है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन उनको अब ये नज़र आ रहा है कि ईरान जो तजवीज़ दे रहा है आबनाए हुर्मुज़ की, जंग ईरान ने लड़ी, शहादतें ईरान ने दी, नुकसान ईरान ने उठाया, सब कुछ कर दिया, और आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ईरान तजवीज़ क्या दे रहा है कि जितना टैक्स हम लेंगे उतना ही ओमान को भी मिलेगा। सही। उनके लिए तो विन विन उनके लिए सिचुएशन। तो इससे बेहतर हो क्या सकता है। चुप ये तो रहिए, बैठे दो। बैठे लॉटरी बैठे बैठे आपकी लॉटरी लग गई। लेकिन मार्को रूबियो जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि एफआईआर में, मैं वो मिसाल नहीं देता लेकिन मार्को रूबियो जो है ना, वो उन्होंने क्या कहा है, अब हर एक की अपनी अपनी ट्रांसलेशन है ना। ईरानी मुज़ाकरातकार अमेरिका से डील के लिए संजीदा है, वो मौजूदा खराबी से निकलना चाहते हैं। अब वो ये नहीं बता रहे कि निकलना हम भी चाहते हैं बसे हंसी ज्यादा बताता कोई नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वो समझते हैं कि ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से डील के लिए संजीदा हैं और मौजूदा खराबी से निकलना चाहते हैं। जिन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, उसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार मौजूदा खराबी से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरानी हुकूमती क़यादत टूट फूट का शिकार है, वो मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमती क़यादत अभी मज़ीद वक्त लेना चाहती है। ईरान की इक़्तिसादी हालत बुरी है। ईरान को जिन मसाइल का सामना जंग से पहले था वो आज भी मौजूद हैं। महंगाई ज़ोरों पर है, ईरान को कहत साली का भी सामना है, उसके लिए अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देना भी मुश्किल है। वो ये नहीं बता रहे कि हमारे लिए हमारे फ़ौजियों को खाना देना कितना मुश्किल है। मार्को रूबियो ने दावा किया कि ईरान के मिसाइल आधे रह चुके हैं, मिसाइल बनाने की फैक्ट्रियां ख़त्म हो चुकी हैं, ना ईरान की फ़िज़ाइया बची है, ना ईरान की नेवी बची है। मार्को रूबियो से पूछा गया कि अगर ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा तो अमेरिका क्या करेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये फ़ैसला तो सदर ट्रंप लेंगे। वो तो बस इतना ही कहेंगे कि ईरान पर लगी इक़्तिसादी पाबंदियाँ गैर मामूली हैं। ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियों का बहुत दबाव है और मैं समझता हूँ कि वो दबाव मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। रूबियो ने कहा कि मौजूदा तनाज़े से दुनिया ने देख लिया कि ईरान कितना बड़ा ख़तरा है। ईरान अपने एटमी हथियार से दुनिया के साथ जो करना चाहता है वही काम इस वक्त ईरान अपने तेल से दुनिया के साथ कर रहा है। वो दुनिया को यरगमाल बनाना चाहता है ताकि जो चाहे कर सके, ये नाकाबिले कबूल है। और अमेरिका ने ये जंग कैसे मुसल्लत की, ईरान को ये सब कुछ करने पर कैसे मजबूर किया। एक मुल्क की आपने 47 साल तक मुआशी नाकाबंदी की। दुनिया में कोई भी मुल्क जो अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाना चाहता है, यूरेनियम अफसूदगी पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल सबका हक नहीं है। मतलब ये सिर्फ अमेरिका का ये असूल ईरान के लिए क्यों है, इसराइल के लिए क्यों नहीं है? इसराइल के लिए नहीं, इसराइल के पास तो एटम बॉम्ब है। हाँ, आपने उसके ऊपर आज तक कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई रोक टोक नहीं है। वो जो चाहे देखे कर रहा है। आज भी लबनान में देखें, गजा में देखें, क्या कुछ नहीं कर रहा। बहरहाल मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात या डील जो भी होगी, जब भी होगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पासदाराने इनकलाब की, ईरान में मौजूदा क़यादत की, रजीम की मौजूदगी में ये हो ही नहीं सकता कि वो अमेरिका की जो है वो शराइत तस्लीम करें और अमेरिका की शराइत पे डील हो। अगर विद इन ईरान कोई तब्दीली आ जाती है, कोई वहाँ पर सूरत हाल बदल जाती है, कोई और फैक्शन डोमिनेट कर जाता है और वहाँ पर एक ऐसी क़यादत जो है उसके पास बागडोर आ जाती है जो ऑलरेडी अमेरिका के साथ कोई थोड़े से उनके यस हो मामलात हों, उसके अलावा कोई चांस नहीं। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तर्जिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताई गई वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।